हेलो एंड वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में वन एवं वन संपदा डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि एमपीपीएससी का जो भूगोल वाला टॉपिक है यूनिट 3, एमपीपीएससी के सिलेबस की यूनिट 3 प्री की हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने वन डिस्कस कर लिए, मध्य प्रदेश में वन डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे वनोपज, मध्य प्रदेश में वनोपज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और छोटा लेक्चर होगा, इसको देखना आप ना भूलें। और जितने भी सिलेबस में लेक्चर दिए हुए हैं, टॉपिक दिए हुए हैं, उनके हम लेक्चर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। यूनिट 1, यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 10 ये सब कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। मध्य प्रदेश में वन एवं वन संपदा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में वन संपदा की दृष्टि से समृद्ध एवं सजा संवरा राज्य है। सजा और संवरा राज्य है मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। मध्य प्रदेश का जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें से 13.32% वन क्षेत्र से के तहत आता है। तो इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के कितने वन क्षेत्र है प्रतिशत के हिसाब से, तो 13.72% भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 12.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल के हिसाब से जो प्रतिशत है वनों का, उसमें से 12.4% है। अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत वन क्षेत्र राज्य की कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत 11.4% है। तो अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत वन क्षेत्र राज्य की कुल वन क्षेत्र का 11.4% है, याद रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में स्थापित किया गया, तो जबलपुर में है। जिन्हें चार आधारों पर जलवायु, देखो 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया, विभाजित किया गया है। तो एक जलवायु के हिसाब से, एक प्रादेशिक, एक प्रजाति और प्रशासनिक आधार पर विभाजित किया गया है। तो इनको एक एक करके देखेंगे। तो जलवायु के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन से 3 भाग है जलवायु के हिसाब से? उष्ण कटिबंधीय वन, शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय कटीले वन में वर्गीकृत किया गया है। तो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो 3 कौन से हैं? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 1, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन 2, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन में वर्गीकृत किया गया है। समझ में आ गया, जलवायु के आधार पर था ये। अब बात करेंगे आगे, प्रजाति के आधार पर भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक साल के वन होते हैं, सागून के वन होते हैं और मिश्रित वन होते हैं, में विभाजित किया गया है। किस आधार पर? प्रजाति के आधार पर। प्रशासनिक आधार पर यानी शासकीय आधार पर संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वन में विभाजित किया गया है। तो इनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़े हैं कि ये कैसे वन होते हैं। तो ये भी याद रखना है। आरक्षित वन जो होते हैं, आरक्षित वन रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं। संरक्षित वन जो है ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और ये अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होते हैं। तो इनके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के 51 जिले में 16 क्षेत्रीय वन व्रत है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं अभी वर्तमान में 16 क्षेत्रीय वन क्षेत्र है और 63 क्षेत्रीय वन मंडल है। तो सब याद रखना है, 16 क्षेत्रीय वन व्रत है, 63 क्षेत्रीय वन मंडल है, 35 उपवन मंडल में बांटा गया है। उपवन मंडल भी है, तो 35 उपवन मंडल में बांटा गया है। राज्य में कुल 925 वन ग्राम है, जिसमें से 98 ग्राम राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य में स्थित है। वीरान अथवा विस्थापित है। समझ में आया ये क्वेश्चन? 16 क्षेत्रीय वन व्रत, 63 क्षेत्रीय वन मंडल, 135 उपवन मंडल और राज्य के कुल 925 वन ग्राम और 98 वन ग्राम ऐसे जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में स्थित है। राज्य के जंगलों में सागून, साल, बांस, खैर की लकड़ी होती है, खैर का पेड़, हर्रा आदि वृक्ष मुख्यतः से पाए जाते हैं। तो ये सब मुख्यतः से अपने यहाँ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। राज्य में वनों के वृक्ष,
तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सागौन। सागौन का पेड़ आपने देखा होगा, सागौन को हरा सोना भी कहते हैं, बहुत महंगी बिकती है इसकी लकड़ी, हरा सोना भी कहते हैं। राज्य के कुल वन व्रत का, यानी राज्य में वन व्रत पाए जाते हैं इसके। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं इनके पेड़? तो देवास में होते हैं, हरदा में होते हैं, खंडवा में होते हैं, नरसिंहपुर में होते हैं, छतरपुर में होते हैं, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, मंडला आदि जिलों में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो आया समझ? तो सागौन की सर्वाधिक सघनता होशंगाबाद के बोरीघाटी क्षेत्र में पाया जाता है। होशंगाबाद कहाँ है? होशंगाबाद के, यहाँ पे होशंगाबाद ने लिखा है, तो होशंगाबाद के बोरीघाटी क्षेत्र में सर्वाधिक सघनता देखने को मिलती है, वहां पे याद रखना है क्वेश्चन। बात करेंगे साल का पेड़ आपने देखा होगा, सुना होगा, सालवन प्रदेश में। तो सालवन होता है बालाघाट में, जबलपुर में, मंडला में, बालाघाट में, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, शहडोल क्षेत्र में मुख्यतः पाए जाते हैं साल के वन। अब बात करेंगे बांस इंपॉर्टेंट है। बांस, मध्य प्रदेश में जो बांस पाया जाता है वो डेंड्रो कैलेस स्ट्रिक्स प्रजाति का, डेंड्रोकैलेक्स स्ट्रिक्स प्रजाति का बांस पाया जाता है। बांस एक प्रकार की घास होती है, और बांस जो है, बांस जिला कहते हैं बालाघाट को। बालाघाट में सर्वाधिक बांस पाए जाते हैं। बैतूल में भी बांस होता है, होशंगाबाद में भी, मंडला में, शहडोल में, सीधी के जंगलों में भी अत्यधिक मात्रा में होते हैं बांस। तो बांस के बारे में याद रखना है, बांस देश में सर्वाधिक बांस मध्य प्रदेश में होता है, और मध्य प्रदेश के भी दक्षिण पूर्वी भाग में होता है, जो बालाघाट वाला, सतपुड़ा वाला क्षेत्र है वहां होता है। बालाघाट को बांस जिला कहते हैं। बांस एक प्रकार की सबसे बड़ी घास है। और हो गया इतना ही। बात करेंगे खैर वृक्ष होता है एक, जो कत्था उद्योग में उपयोग होने वाला खैर वृक्ष सागर, जबलपुर, दमोह, उमरिया, होशंगाबाद के में वनों में पाए जाते हैं। खैर उद्योग दो जगह फेमस है, एक बनमौर जो मुरैना में बनमौर औद्योगिक क्षेत्र है वहां, और शिवपुरी, ये दो जगह इंपॉर्टेंट है कत्था उद्योग। हर्रा की बात करते हैं, छिंदवाड़ा में होता है, बालाघाट में होता है, मंडला में, शहडोल के जंगलों में हर्रा के वृक्ष पाए जाते हैं। औषधि उपयोग के साथ चर्म शोध में भी इसका उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। औषधि उपयोग के साथ आपने एक त्रिफला नाम का चूर्ण आता है, वो देखे होंगे, उसमें भी लिखा रहता है हर्रा, बेहड़ा और आंवला, ये तीनों चीज से मिलकर बना रहता है। तो हर्रा हो गया, बेहड़ा हो गया और आंवला, ये सब औषधि फसल है फ्रेंड्स, औषधि पेड़ होते हैं, औषधि फल है, याद रखना है। औषधि फल कौन कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो हर्रा भी एक प्रकार का औषधि है, औषधि के उपयोग में चर्म शोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, चर्म शोधन के लिए। बात करेंगे अब आगे, तो बात करते हैं अब आगे क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से समस्त क्षेत्र का 16 क्षेत्रीय वन व्रतों में विभाजित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, समस्त क्षेत्र को 16 क्षेत्रीय वन में विभाजित किया गया। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। यह आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, याद रखना है, तारीख याद रखना पड़ेगा, तारीख ही आएगी इसकी। इसका मुख्यालय कहां पर है? वन विकास निगम का मुख्यालय मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ, ये इंपॉर्टेंट है। सहकारी संघ का गठन 1984 में किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बनेगा। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई थी? 1984 में की गई थी। मध्य प्रदेश में वनोपज का संग्रहण एवं व्यापार इस संस्था द्वारा किया जाता है। वनोपज के संग्रहण एवं विपणन की पूर्ति मध्य प्रदेश के वास्तविक संग्रहकर्ताओं की सदस्यता, तो इसको आप देख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है समझ में आ गया। मध्य प्रदेश वनोपज का संग्रहण एवं व्यापार इस संस्था द्वारा किया जाता है। बात करेंगे हम आगे, सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना। सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा योजना 1991 में आई थी। देश के समस्त तेंदुपत्ता संग्राहकों के कल्याण हेतु एक निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड है? तेंदुपत्ता संग्राहकों के कल्याण हेतु, याद रखना है, 1991 याद रखना है।
उसके बाद लिखा हुआ है संग्राहकों को सामान्य मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्तियों को 3500 रुपये राशि, यदि कोई संग्राहक की दुर्घटना में व्यक्ति पूर्णतः विकलांग हो जाता है तो उसके उत्तराधिकारी यानी लड़के को 25,000 रुपये राशि दी जाएगी। प्रोत्साहन परिश्रमिक लघु वनोपज व्यवसाय से होने वाली संपूर्ण शुद्ध आय प्राथमिक सहकारी वनोपज समिति को उपलब्ध कराई जा रही है। इस व्यवस्था को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। इंपॉर्टेंट है ये। इस व्यवस्था को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। प्रोत्साहन परिश्रमिक को यह शुद्ध आय 50% भाग संग्राहकों को और उनके द्वारा संग्रहित मात्रा में अनुपात में प्रोत्साहन परिश्रमिक के रूप में नगद भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। बात करेंगे अगला, वन विभाग की भूमिका क्या है। तो आप जानते हैं वन विभाग की क्या भूमिका है। वन सुरक्षा के लिए प्रदेश में वन सुरक्षा के लिए प्रदेश में वन विभाग की भूमिका स्थापना की गई थी। वन विभाग की स्थापना की गई थी। ये आप इसको पढ़ सकते हैं, कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से देखो, आप इसको एक बार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। भोपाल एवं सागर व्रत में वन स्ट्राइक बल का गठन किया गया था। भोपाल एवं सागर व्रत में वन स्ट्राइक बल का गठन किया गया था। राज्य के सभी 16 वन क्षेत्रों में एक एक उड़न दस्ता बल बनाया गया है। उड़न दस्ता बल होता है एक जो गाड़ी से घूमता है, उड़न दस्ता चेकिंग पे घूमता है, तो ये उड़न दस्ता बल बनाया गया है। ये देखो अगला क्वेश्चन, वन ग्राम विकास योजना। राज्य के कुल 925 वन ग्रामों में जिसमें से 98 वन ग्राम तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में स्थित है। तो 817 वन ग्रामों का वन विकास के संबंधित परियोजना प्रतिवेदन विभिन्न चरणों में भारत शासन को भेजा जाता है। तो ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त वन प्रबंधन की इंपॉर्टेंट है ये। वन रक्षा वन विकास के समस्त कार्यों को जन भागीरथी को सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2001 में अक्टूबर 2001 में संशोधन संकल्प पारित किया गया था। 3 तरह के संयुक्त वन प्रबंधक समिति गठन करने का प्रावधान था। कौन सी समिति है वो देख लेते हैं। तीन समिति कौन सी है देखो, सघन वन क्षेत्र में वन सुरक्षा समिति, बिगड़े वन क्षेत्र में ग्राम वन समिति, संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी विकास समिति। ये 3 समिति बनाई गई थी इसके तहत। बात करेंगे पुरस्कार की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो तो 2-3 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक तो सबसे पहले अमृता देवी बिश्नोई वन एवं वन्य जीव पुरस्कार की स्थापना की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं 2008-9 में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार शुरू किया गया। वन रक्षा एवं वन्य जीवों के संरक्षण में उत्कृष्ट व उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाता है। संस्थानों को भी देते हैं और व्यक्तियों को भी दिया जाता है। आया समझ? तो संस्थानों को 1 लाख रुपए और व्यक्तियों को 50,000 रुपये दिए जाते हैं। अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर रखा गया है पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई क्या हुआ था 1731 में खेजड़ी गांव था एक राजस्थान के जोधपुर में। खेजड़ी गांव में खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा करने के लिए कोशिश करने में अपनी मृत्यु हुई थी इनकी। अमृता देवी जी की इन्हें शहीद हो गई थी वहाँ पे। तो उनकी रक्षा करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। तो उस आंदोलन में अमृता देवी की मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं के सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। वन्य एवं वन्य जीव के क्षेत्र में उत्कृष्ट व उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्थानों को दिया जाता है। तो समझ में आ गया। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है? वन रक्षा एवं संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थाएं व्यक्ति को प्राणी में क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य व्यक्ति को दिया जाता है, याद रखना है। इसके अलावा एक और पुरस्कार है जो मध्य प्रदेश ने चालू करी है, बसामन मामा पुरस्कार 2009-10 में चालू हुआ। ये वन्य प्राणी संरक्षण करने वाले को दिया जाता है। वन्य
देखो, वन्य की और वन्य प्राणी के संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है बसामन मामा। तो याद रखना है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वन्य एवं वन्य प्राणी के संरक्षण में दिया जाता है। लोकवानिकी, अब लोकवानिकी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा भूमिवासियों को निजी स्वामित्व के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए स्वराज धारण के अनुरूप यह योजना जनता के लिए जनता की वानिकी योजना है। प्रदेश में वानिकी योजना अधिनियम आया था 2001 में, परिक्षेत्र में लोक वानिकी नियम 2002 शासन द्वारा अधिसूचित किया गया था। तो ये आप इसको देख सकते हैं, बस यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट है, 2000 इसमें आया था, 2001 में। वन्य जीव एवं पक्षी के बारे में यहाँ पे कुछ बातें दी गई है, तो इसको ध्यान से देखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो वन्य जीव और पक्षी, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। मध्य प्रदेश में वन्य जीव और पक्षी अपनी विविधता और संख्या के कारण सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश में राष्ट्र की कुल वन धरोहर का 13% यानी 95,000 वर्ग किलोमीटर एवं वन्य प्राणी संरक्षण क्षेत्र लगभग 7% यानी 10,800 वर्ग किलोमीटर आता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 12 राष्ट्रीय उद्यान और 31 वन्य जीव अभ्यारण्य यानी सेंचुरीज हैं, जिसमें से इनमें से 7 टाइगर रिजर्व है। 7 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा में लाया गया था 1974 में, ये क्वेश्चन आता है, याद रखना है। बांधवगढ़ में भी टाइगर प्रोजेक्ट है, पन्ना में भी है, सतपुड़ा में भी है, संजय जो सीधी में है, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी वाला वहां भी। और राष्ट्रीय उद्यान एवं एकमात्र अभ्यारण्य जहां टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसका नाम है रातापानी अभ्यारण्य, जो रायसेन जिले में है। रातापानी अभ्यारण्य जो रायसेन जिले में, यहाँ पे भी टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जबकि टाइगर प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान में चलाए जाते हैं, यानी नेशनल पार्क में चलाए जाते हैं, लेकिन ये ऐसा अभ्यारण्य है जो रायसेन जिले में, जहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो 7 हो गए ना, 6 नेशनल पार्क हो गया, 1 2 3 4 5 6 रह के 7। आगे चलते हैं। 2 अभ्यारण्य ऐसे हैं मध्य प्रदेश के, एक है करेरा अभ्यारण्य। करेरा अभ्यारण्य जो कहाँ पे, शिवपुरी में, और दूसरा है घाटी गांव अभ्यारण्य जो है ग्वालियर में। ये दोनों अभ्यारण्य में लुप्त प्राय दुर्लभ पक्षी सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सोन चिड़िया का संरक्षण कहाँ किया जाता है, तो करेरा अभ्यारण्य जो कहाँ पर है, शिवपुरी में, और घाटी गांव अभ्यारण्य जो ग्वालियर में है, ये दोनों जगह में किया जाता है सोन चिड़िया का संरक्षण। मैप देखना आपको नीचे मिलेगा शिवपुरी और उसी के ऊपर मिलेगा ग्वालियर, तो दोनों अभ्यारण्य पास में है, तो दोनों अभ्यारण्य में मिल जाते हैं ये सोन चिड़ैया। तो याद रखना है कहाँ कहाँ किया जाता है। उसके बाद 2 अभ्यारण्य ऐसे, एक सैलाना अभ्यारण्य जो रतलाम में है, दूसरा है सरदारपुर अभ्यारण्य जो धार में है। यहाँ पर दुर्लभ पक्षी खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। तो सैलाना रतलाम में, रतलाम के ही नीचे मिलेगा आपको धार जिला, तो धार जिले में सैलाना रतलाम और सरदारपुर धार में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। एवं 3 अभ्यारण्य ऐसे हैं, जैसे केन चंबल अभ्यारण्य जो मुरैना में है, केन अभ्यारण्य जो छतरपुर में है, और सोन अभ्यारण्य जो सीधी तरफ है, सीधी सिंगरौली तरफ। सीधी सिंगरौली में नहीं, हाँ फ्रेंड्स, उमरिया जिले में है, तो ये उधर ही साइड है। तो ये 3 ऐसे यहाँ पे घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। जलीय प्राणी की संरक्षण के लिए गठित किए गए थे 2 जीवाश्म संरक्षण उद्यान भी है, जैसे एक है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो धार में है, और एक है डिंडोरी में फाजिल नेशनल पार्क। तो ये 2 ऐसे जहां जीवाश्मों का संरक्षण किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के 3 अभ्यारण्य ऐसे हैं जहां पे घड़ियालों का यानी जलीय प्राणियों का संरक्षण किया जा रहा है। चंबल अभ्यारण्य जो मुरैना में है, केन अभ्यारण्य जो छतरपुर में, सोन अभ्यारण्य जो उमरिया में है, के लिए गठित किए जा रहे हैं। और 2 अभ्यारण्य ऐसे हैं जो जीवाश्म संरक्षण उद्यान है। तो एक है फाजिल नेशनल पार्क जो डिंडोरी में है, एक वहां पे संरक्षण किया जा रहा है, और दूसरा डायनासोर जीवाश्म उद्यान राष्ट्रीय उद्यान जो धार में है। तो इसको हम डिटेल में इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में पशुओं की। तो सबसे पहले बात करते हैं तेंदुआ की। तो फ्रेंड्स, तेंदुआ जो है 2014 की पशु जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। तो तेंदुआ स्टेट, तेंदुआ को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, तेंदुआ को लेपर्ड। तो ये तेंदुआ से
इसको क्या कहा जाता है, लेपर्ड। तेंदुआ को चीता से कंपेयर नहीं करना है, चीता अलग होता है, चीता जो सबसे तेज दौड़ता है, और ये है लेपर्ड। तो लेपर्ड स्टेट यानी तेंदुआ स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। तो सबसे ज्यादा तेंदुए जो मध्य प्रदेश में है अभी, इसलिए मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा तेंदुए हैं कर्नाटक में, और तीसरे नंबर में है, दूसरे नंबर में कर्नाटक में है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहां से, तो ये समझ में आ गया होगा, तेंदुए समझ में आ गया, तेंदुआ स्टेट भी कहा जाता है। अब बात करेंगे चिंकारा की। चिंकारा आकार में कृष्ण मृग जैसा दिखाई देता है। सागर, रीवा और ग्वालियर संभाग के साथ साथ ताप्ती एवं पारेन नदी घाटी के बीच पाया जाता है। तो जो ताप्ती नदी है उसके नदी घाटी के बीच में पाया जाता है चिंकारा, तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद गौर की बात करेंगे। गौर GAUR, गौर नाम का एक पशु होता है जिसको इंडियन बाइसन के नाम से जाना जाता है। ये सिवनी छिंदवाड़ा जिले में मुख्यतः देखने को मिलते हैं। बारहसिंगा की बात करेंगे। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। इसको राजकीय पशु को 1 नवंबर 1981 को राजकीय पशु का दर्जा दिया गया था। तो मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर 1 नवंबर 1981 में मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर बारहसिंगा को राजकीय पशु का दर्जा दिया गया था। और बारहसिंगा के अलावा राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष, ये तीन चीजों को 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर अपनाया गया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किस किस को मध्य प्रदेश में पशु, पक्षी और वृक्ष को अपनाया गया था मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर। तो ये समझ में आया फ्रेंड्स। उसके बाद बात करेंगे आगे, बात करेंगे सिंह पुनर्वास कार्यक्रम की। सिंह यानी लायन की बात करेंगे तो देश में विलुप्त प्राय एशियाई सिंहों की प्रजाति के संरक्षण के लिए एशियाई सिंहों के पुनर्वास हेतु केंद्र सरकार की पहल पर राज्य में कूनो पालपुर अभ्यारण्य को चयनित किया गया है। कूनो पालपुर अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश का 12वां नेशनल पार्क का दर्जा मिला है इसको 2018 में। यहां पे सिंह को बसाए जाने की योजना चल रही है। कूनो पालपुर अभ्यारण्य जो श्योपुर जिले में है, श्योपुर जिले में मध्य प्रदेश के, वहां पे सिंह यानी लायन को बसाए जाने की योजना चल रही है। तो ये याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। सिंह पुनर्वास कार्यक्रम या योजना कहां पे, तो सिंह को लाया गया है श्योपुर अभ्यारण्य जो कूनो पालपुर अभ्यारण्य जो श्योपुर जिले में है। तो ये याद रखना है। इसके अलावा भी अफ्रीका के नामीबिया देश से चीता बसाए जाने की योजना चल रही है नौरादेही अभ्यारण्य में। जो नौरादेही अभ्यारण्य सागर में, वहां पे नामीबिया, अफ्रीकन कंट्री नामीबिया देश से चीता बसाए जाने की योजना प्रस्तावित है। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, राज्य में पक्षी देखते हैं। विविधताओं को अपने में समेट मध्य प्रदेश में पक्षी विभिन्न प्रजाति पाई जाती है। दूधराज मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो दूधराज के बारे में भी पढ़े थे। दूधराज जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। खरमोर की बात करेंगे। राज्य में धार, मंदसौर, रतलाम जिले में वर्ष प्रारंभ होने पर दिखाई देता है। दूधराज की बात करेंगे, इसे महारानी साहब बुलबुल और हुसैनी बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में आया था। एक अधिनियम बनाया गया था वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, तो वो अधिनियम आया था 1972 में। तो ये याद रखना है। और मध्य प्रदेश में भी एक अधिनियम बनाया गया था, मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये 1974 में बनाया गया था। और 74 में बनाने के बाद सर्वप्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा नेशनल पार्क में 1974 में लागू किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है, कहां पे लागू किया गया था, कान्हा में। तो इसके अंतर्गत पांच अनुसूचियों में बांटा गया। तो जो पहली अनुसूची है उसमें से प्राणी शामिल किए गए हैं, उसमें वन्य प्राणी शामिल किए गए हैं जिसकी खतरनाक स्थिति तक कम हो चुके हैं। जो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति तक कम हो चुके हैं उसको शामिल किया गया है अनुसूची पहली में। तो 5 अनुसूची बनाई गई है। प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत भारत शासन द्वारा 50% आवर्ती व्यय हेतु 100% अनावर्ती व्यय हेतु राशि प्रस्तावित है। तो टाइगर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, टाइगर प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। बात करेंगे अब नेक्स्ट। अब आगे देखिए, थोड़ा सा बचा है। पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम,
इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के आसपास स्थित ग्रामों के ग्रामीणों के सहयोग से इको विकास कार्यक्रम चलाने के लिए, जिसमें ग्रामीण का दबाव संरक्षित क्षेत्रों से कम किया जा सके, केंद्र शासन द्वारा 100% सहायता दी जाती है। आगे बात करेंगे अन्य कार्यक्रम की, तो वन्य प्राणी संरक्षण के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं। तो देखिए, वर्ष 1995 में वन विभाग एवं पुलिस विभाग में एक संयुक्त संस्था टाइगर सेल का गठन किया गया था। 1995 में टाइगर सेल का गठन किया गया था, जिसके माध्यम से वन्य प्राणियों के अवैध शिकार एवं व्यापार के नियंत्रण हेतु दोनों विभागों द्वारा समन्वित कार्रवाई की जाती है। तो ये समझ में आ गया, टाइगर सेल्स का गठन 1995 में किया गया था अवैध शिकार एवं व्यापार के नियंत्रण हेतु। बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के विकास में निधि की व्यवस्था की गई है। इस इकाइयों के द्वारा पर्यटन से अर्जित समस्त राशि इस विकास निधि में जमा की जाती है। इस राशि को राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के विकास के लिए उपयोग में लाया गया है। वर्ष से 1971 में टाइगर फाउंडेशन का गठन किया गया था मध्य प्रदेश में। टाइगर फाउंडेशन का गठन किया गया, इंपॉर्टेंट है। 1971 में मध्य प्रदेश में टाइगर फाउंडेशन का गठन किया गया है। यह संस्था निजी दाताओं से वन्य प्राणी संरक्षण हेतु राशि प्राप्त कर सकती है। जबलपुर में जो विश्वविद्यालय है पशु चिकित्सक, जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय में पशु चिकित्सा महाविद्यालय में एक वन्य प्राणी स्वास्थ्य पर्यवेक्षण केंद्र का गठन किया गया है। तो जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय है जबलपुर में, एक वन्य प्राणी स्वास्थ्य पर्यवेक्षण केंद्र का गठन किया गया है। तो ये लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में हमने वनोपज डिस्कस किए एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके पहले हमने वन और वनों का वर्गीकरण डिस्कस किए थे। तो इस लेक्चर में इतना ही, और इसके बाद के लेक्चर भी सिलेबस वाइज आने वाले हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।